नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम बजट 2021 में। 2021 का बजट कई मायनों में महत्वपूर्ण है। कोरोना का ये वर्ष रहा। कोरोना काल के दौरान कई सारे आर्थिक उतार चढ़ाव हमको देखने को मिले हैं और इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और आर्थिक मामलों के गहरे जानकार राजा शर्मा जी। राजा भाई, स्वागत है। सबसे पहले तो 2 दिन से जो आप लगातार बजट प्रिडिक्शन करते आ रहे थे वो लगभग सही साबित हुए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। और इस नए बजट को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए सर, दरअसल ये जो बजट है न केवल भारत के लिए, यदि आप ग्लोबली पर्सपेक्टिव में भी देखो तो पूरी दुनिया हेल्थ कॉन्शियस हो चुकी है। हमने सैकड़ों साल बाद कोई ऐसा बजट देश दुनिया को देखने को मिला होगा जिस बजट का सबसे ज़्यादा फोकस हेल्थ सेक्टर पे रहा है। आप अपने आज के बजट की बात करें तो बजट में 2.25 लाख करोड़ का प्रोविज़न तो केवल हेल्थ सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए है। अब वो आने वाले दिनों में हेल्थ सेक्टर को कैसे करते हैं, मतलब चाहे लेबोरेटरी के माध्यम से, हॉस्पिटल्स के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कैसे हेल्थ सेक्टर को प्रमोट करते हैं ये अलग विषय है। लेकिन आप देख रहे हैं 2.25 लाख करोड़ रुपए का प्रोविज़न इस बजट में हेल्थ सेक्टर को प्रमोट करने के लिए दिया गया है। निश्चित रूप से ये पोस्ट कोविड सबसे बड़ा एलोकेशन है, सबसे बड़ी एड्रेसिंग है हेल्थ सेक्टर को लेकर। लेकिन बजट के पहले आपको और बजट में जाना पड़ेगा। हम देखते आ रहे हैं कि जब कोविड चल रहा था उस पीरियड में अप्रैल, मई, जून ऑनवर्ड फिर सरकार थोड़े थोड़े अनाउंसमेंट करने लगी थी और सरकार ने तकरीबन 20 लाख करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट 3 बार के फेसेस में किया था, शायद ऐसा मुझे याद आता है। ठीक है, तो उस समय सरकार ने इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि देखिए पूरा देश के पहिए जाम हो चुके थे, तकरीबन 4 महीने किसी इंडस्ट्रीज़ में एक मशीन भी नहीं चल रही थी, न ट्रेनें चल रही थी, न प्लेनें चल रहे थे, न गाड़ी घोड़े चल रहे थे। तो फिर रेवेन्यू जनरेट कहाँ से होगा? रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो देश कैसे चलेगा? ऐसे में लिक्विडिटी को जनरेट करने के लिए एक बूस्टर डोज दिया गया इकोनॉमी को, वो 2-3 बार में दिया गया। तो 20 लाख करोड़ का तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। अब आज जो बजट पेश हुआ उसमें 2 चीज़ें फोकस की गई है। एक तो हेल्थ सेक्टर को कैसे एड्रेस किया जाए, कैसे प्रमोट किया जाए, हेल्थ सेक्टर में अधिक से अधिक पैसा कैसे डाला जाए, ताकि आने वाले समय में यदि कोई ऐसी चुनौतियां आती है जैसी कोविड जैसी चुनौती से हम जूझ रहे हैं, दुनिया ही जूझ रही है उससे, उस दौरान लेबोरेटरीज, वायरोलॉजी किस प्रकार से उसको एड्रेस किया जाए, ये एक बड़ा फैक्टर है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्होंने दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर को। आप देखिए तकरीबन 1.5 लाख करोड़ के आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्टमेंट प्रोविजन रखा गया है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होता है तो फिर कहीं ना कहीं रोजगार सृजन होते हैं, डिमांड जनरेट होती है, लिक्विडिटी मार्केट में आती है। बजट है क्या? आवक और जावक, जो आप और मैं समझते हैं सिंपल भाषा में, क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ, डिमांड और सप्लाई, टैक्सेशन की किस पे टैक्सेशन घटा और किस पे टैक्सेशन बढ़ा। मोटा मोटी अपन बात करें तो दुनिया इसी में सीमित है ना, कि कौन सा स्लैब बढ़ रहा है, कौन सा घट रहा है, कौन सी कस्टम ड्यूटी बढ़ रही है, कौन सी घट रही है, इनकम टैक्स में किस प्रकार का स्लैब मिल रहा है। कुल मिला के यही तो बजट, और बजट क्या है? तो आज इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी एक लंबी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग रखी गई है सरकार ने। तो जैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होगा, किसी भी रूप का इंफ्रास्ट्रक्चर जब इन्वेस्टमेंट होता है तो रोजगार जनरेट करता है। जब रोजगार जनरेट करते हैं तो लोगों के हाथ में लिक्विड जाता है तो मार्केट का सर्कल फिर मार्केट में आता है। राजा भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। आपने जो शुरुआती दौर में सरकार ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का जो ऐलान किया था उसमें मैक्सिमम जो था वो इंडस्ट्रीज़, उद्योगों को, एसएमई में लोगों को सहायता करने के लिहाज से दिया गया था। वो कितना धरातल पर उतर पाया, इस बारे में कोई जानकारी है आपके पास? नहीं, मेरी उसमें गहरी स्टडी भी की मैंने उसके ऊपर। देखिए वो दरअसल इस प्रकार से प्रेजेंट किया गया था उसके फिगर्स को कि आप यदि उसको उसका एक्सरे रिपोर्ट करने जाएं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि सरकार ने किस प्रकार का आर्थिक पैकेज दिया था और उसका लाभ किस प्रकार का हुआ। उसके लाभ को किसी रूप में इंडस्ट्रीज ने फील किया हो तो अलग बात है, मिडिल क्लास को किसी प्रकार का लाभ मुझे मिलता हुआ नहीं दिखा, एक बात। दूसरी बात, उस समय जब पैकेजेस को लाया गया तो बड़ी होप, बड़ी उम्मीद ये बनाई गई थी कि इन पैकेजेस से देश की इकोनॉमी थोड़ी सी फास्ट मूव होगी। लेकिन ये फॉर्चुनेट पार्ट देखिए कि जैसे जैसे लॉकडाउन खत्म होता चला गया हम फेस्टिवल के मोड पे आ गए, और जब हम फेस्टिवल के मोड पे आ जाते हैं तो फेस्टिवल पे हम खुद अपनी सेविंग की परचेसिंग करते हैं। तो जब सेविंग की परचेसिंग करते हैं तो इकोनॉमी अपने आप जनरेट करती है, इकोनॉमिक मूव करती है।
यदि अभी फेस्टिवल पीरियड नहीं होता, जैसे हमने दीपावली देखा, दशहरा देखा, नवरात्रि देखा, गणेश उत्सव देखा, इस पीरियड में व्यक्ति परचेसिंग करता है, क्योंकि हमारा देश संस्कृति का देश है, हमारा देश तीज त्योहार का देश है। हमारे देश में तीज त्योहार संस्कृति के आधार पर परचेसिंग होती है। हम सेंटिमेंट्स वाले लोग हैं। हम दशहरे पे नई गाड़ी लाना चाहते हैं, दशहरे पे मकान का गृह प्रवेश करते हैं, भले वो लोन लेके करते हैं। तो सरकारों का योगदान क्या है इसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा। हमारी जो बेसिक खुद की सेविंग हैबिट है, उसके कारण हम कर्ज भी करते हैं और फेस्टिवल को एंजॉय भी करते हैं। तो उसने मार्केट को एक प्रकार का बूस्टअप दिया। इसलिए मैं ये कहूँगा कि हमारी जो खुद की इकोनॉमिक साइज है, हाउस होल्ड इकोनॉमिक साइज ने ही मार्केट को बूस्टअप दिया। सरकार का कोई बूस्टअप मुझे फर्क पड़ते हुए नजर नहीं आया। बिल्कुल सही बात है राजा भाई। अब हम वापस 2021 के बजट पे आते हैं। इनकम टैक्स के लिहाज से क्या फ़ायदेमंद है? कुछ नहीं, इनकम टैक्स एज इट इज़ रखा गया है, कुछ नहीं नया बदलाव कुछ भी नहीं किया गया है। मतलब उस सब्जेक्ट को एड्रेस भी नहीं किया गया है। इतना ज़रूर है कि 75 एज के ऊपर जो सीनियर सिटीजन हैं, उन लोगों को अब आईटी फाइल नहीं करना पड़ेगा, जिनको पेंशन या जिस प्रकार की इनकम होती है उस पर। लेकिन वो इंटरनेशनल यदि इनकम है तो फाइल करना पड़ेगा, डोमेस्टिक है तो उनको फाइल नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा मुझे ऐसा कोई सब्जेक्ट, ऐसा कोई क्लॉज, ऐसा कोई कंटेंट नज़र नहीं आया कि इनकम टैक्स के मामले में सरकार ने छुआ भी है क्या। एज इट इज़ है। राजा भाई, जब भी बजट आता है हमेशा आम आदमी, जो सामान्य आदमी बजट को जितना समझता है, भले ही वो आईटीआर फाइल नहीं करता हो, लेकिन इतना ज़रूर जानना चाहता है कि आम आदमी को कितनी राहत दी गई है। तो इस लिहाज से देखें तो आम आदमी को राहत नहीं दी गई है, और 75 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं उन्हें आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं होगी अगर उनकी नेशनल या डोमेस्टिक इनकम है तो। करेक्ट। देखिए, आप देखिए इस बात को समझिए, ये दरअसल बजट है ना, ये बजट हमको ये भी देखना पड़ेगा कि ये बजट बहुत सामान्य फेस का बजट नहीं है सर। आमतौर पे हम जब बजट लेते आते हैं तो कैरी फॉरवर्ड वाला देखते हैं कि पिछले साल क्या किया था, कितना एक्सपेंडिचर था, कितना इनकम था। लेकिन इस बार एक्सपेंडिचर और इनकम के अलावा सर्वाइवल बड़ा इशू था ना। जब आपने देखा क्या, जीवन में भी कल्पना की थी कि आपकी मेरी उम्र में कि ट्रेनें बंद हो जाएंगी, प्लेन बंद हो जाएंगी और 4-4 महीने तक लोग सड़कों पर नहीं रहेंगे। कितना बड़ा लॉकडाउन हमने देखा, कितना बड़ा हमने इस त्रासदी को देखा है। हमारे सामने लाखों मौतें हो रही थी, हम देख रहे थे। तो इस बजट को एक रिफॉर्म का डॉक्यूमेंट के रूप में देखना चाहिए कि आने वाले समय में किस प्रकार। देखिए, इस बजट को सामान्य बजट के रूप में बिल्कुल मत देखिए आप। इसलिए मत देखिए कि सामान्य परिस्थितियां नहीं है ना। सामान्य परिस्थितियों में सामान्य बजट हो सकता है। ये बजट एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल में हेल्थ सेक्टर को और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट किया जाएगा। साथ ही साथ जो देखिए, आपने जब इनकम टैक्स की बात करी, तो इनकम टैक्स को उन्होंने न तो आप पे कोई टैक्स लादे हैं, ना आपको कोई रियायत दी है। आप सामान्य हो, जैसे पहले हो वैसे अब रहोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट के पार्ट पे सरकार ने बड़े निर्णय लिए हैं। विनिवेश जिसको आप और हम कहते हैं, चाहे वो एयर सेक्टर में हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो, चाहे रेल हो, चाहे सड़क हो, चाहे एलआईसी हो, चाहे बैंक हो, कई जगह डिसइन्वेस्टमेंट में जा रही है। डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा सरकार को मिलेगा, उससे इकोनॉमी को उसको ये पैसा इकोनॉमी में डाला जाएगा, अपन ये कह सकते हैं। क्योंकि वो डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा प्राइवेट हाउस होता आएगा, इंटरनेशनल आता है कि नेशनल आता है, ये अलग विषय है। लेकिन आप देखिए, पब्लिक इशू लाएंगे, एलआईसी को पब्लिक इशू लाना पड़ेगा। एलआईसी देश की सबसे बड़ी वो इंश्योरेंस कंपनी है। लेकिन अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ सरकार ज़्यादा जा रही है। नवरत्न कंपनियां ऑलरेडी डिसइन्वेस्ट हो ही रही है। तो डिसइन्वेस्टमेंट इस बजट का सबसे बड़ा केंद्र का बिंदु है मेरी नज़रों में। हेल्थ सेक्टर सबसे बड़ा केंद्र का बिंदु है मेरी नज़रों में। इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा केंद्र का बिंदु है मेरी नज़रों में। इन तीनों चीज़ों से रोजगार जनरेट करने की कोशिश की जाएगी, और जब रोजगार जनरेट होंगे तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी हमारी पटरी पे आएगी। राजा भाई, आपने कहा कि आम आदमी की बात आपने कही है। आपने कहा कि सरकार ने इनकम टैक्स में कोई छूट उस लिहाज से नहीं लगी है, री इन्फोर्समेंट का बजट है। अगर हम आम आदमी जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, वो तो लगभग सरकारी नौकरी वाले जिनकी तनख्वाह में कोई कमी नहीं हुई, जो प्राइवेट नौकरी करने वाले थे उनकी तनख्वाह में नौकरियां चली गई, और कई लोगों के पैकेजेस जो रिन्यू नहीं हुए और उनको सैलरी कट भी की गई है। दूसरी तरफ जो लोग बिजनेस करते थे, उनके व्यापार धंधे 4, 6, 8 महीने से बिल्कुल बंद थे, तो उनके व्यापार पर भी लंबा असर पड़ा है। तो क्या लगता है कि इस बजट में इस लिहाज से इस सिस्टम को या इस समस्या को रखकर भी कुछ सोचा जाना चाहिए था? अल्टीमेटली ग्रोथ रूट में थॉट यही है सर कि इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कैसा ग्रोथ मिले। आपने कहा बेरोजगारी, आपने कहा नौकरियां चली गई। अल्टीमेटली नौकरी चलती कब है? जब कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रोडक्ट बनती है,
चाहे वो प्रोडक्ट होकर मार्केट में सेल्स में आती है, मार्केटिंग में आती है, बिजनेस में आती है, एंड कंज्यूमर तक जाती है। यही तो इकोनॉमिक्स का नियम है। ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कैसे बढ़ावा मिले, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज पे जोर दिया गया है। पहले हमारा बजट स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, इन पे फोकस हुआ करता था, लेकिन इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा फोकस किया गया। आत्मनिर्भर भारत का जो इनका कॉन्सेप्ट है, आत्मनिर्भर आप कब बनते हो, जब आप सेल्फ डिपेंडेंट होते हो, सेल्फ मैन्युफैक्चरर होते हो, बाहर से आपकी इंपोर्ट कम होती है और एक्सपोर्ट आप ज़्यादा करते हो। यदि आपकी डिपेंडेंसी इंपोर्ट पे रहती है तो फिर आप मान के चलिए कि आपकी डिपेंडेंसी है तो आत्मनिर्भर तो नहीं हो आप। हम चाइना पे लंबे समय तक, हमारी फार्मा इंडस्ट्री लंबे समय तक डिपेंडेंसी रही चाइना के ऊपर, और चाइना की तो देन हमको ये कोविड। तो दुनिया को समझ में आ गया कि आत्मनिर्भर होना सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फार्मा सेक्टर कैसे ग्रो करता है, फार्मा सेक्टर कैसे बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है, ये भी एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जब जाओगे तो कहीं ना कहीं रोजगार जनरेट होंगे। तो इकोनॉमिक कड़ी है, चेन है, मैन्युफैक्चरिंग से लेके एंड कंज्यूमर तक। जब तक डिमांड जनरेट नहीं होगी तब तक इकोनॉमी, लिक्विडिटी मार्केट में नहीं आएगी तब तक इकोनॉमी चलेगी नहीं। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर जोर दिया गया है। निश्चित रूप से 8 से 10 करोड़ लोग बेरोजगार भी हैं, हुए भी हैं और हो भी रहे हैं। तनख्वाहें 50% 40% तक डिस्कनेक्ट कर ही दी गई है। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे गाड़ी पटरी पे आएगी वैसे वैसे बात आगे बढ़ेगी। अब देखिए, हम जून जुलाई में हम बात करते थे तो इंडस्ट्रीज बंद थी, आज हम जनवरी में बात करते हैं तो इंडस्ट्री का मोमेंटम भी चल रहा है। तो धीरे धीरे गाड़ी पटरी पे आएगी। डिजिटल मतगणना की बात भी कही गई है ताकि, और उसके अलावा विदेशी मोबाइल जो है वो सब महंगे होंगे। हेल्थ केयर सेक्टर को 2,28,000 करोड़ की बात कही गई है। कोरोना वैक्सीन को लेकर 35,000 करोड़ की बात कही गई है। किस रूप में देखते हैं इसको? तो देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि तकरीबन 2.25 लाख करोड़ के आसपास का फिगर है, इंक्लूडिंग आपका वैक्सीनेशन भी एक देश का सबसे बड़ा टास्क है। और वैक्सीनेशन कोई सामान्य काम तो है नहीं, इसमें भी 35-40 हज़ार करोड़ का जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया है वो भी अल्टीमेटली, लेकिन ये एक टाइम बिंग है, ये एक फेस के लिए है, ये कोई बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को प्रभावित नहीं करेगा। ये एक बजट है। जैसे आपको ध्यान हो कि पिछली बार जब बजट लाया गया था तो ये मेंशन किया गया था कि 5 लाख रुपए तक का जो आयुष्मान कार्ड है उसमें किसी भी, चाहे सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं उन लोगों को ट्रीटमेंट मिलेगा। उसमें आधा पैसा राज्य सरकार देती है, आधा पैसा केंद्र सरकार देती है। वैसे वो एक सोशल रिफॉर्म है। वैसे ये एक वैक्सीनेशन का एक फंड है कि जिस देश में यदि वैक्सीनेशन करवाना है तो इस फंडिंग से वैक्सीनेशन होगा। क्योंकि देखिए, जो दवाई कोविशील्ड या कोवैक्सीन है वो कंपनी से यदि सरकार खरीद रही है, जो मुझे जानकारी है, वो शायद उनको 800 रुपये की पड़ रही है। लेकिन यदि आपको सब्सिडी रेट में 200 या 250 रुपये की पड़ेगी तो 500 या 600 रुपये सरकार उसको भुगतेगी ना। तो यदि सरकार उसका भुगतान कर रही है तो ये 35,000 करोड़ उन्हीं में से तो जाएगा कि वो आम जनता की जेब बोझ कम पड़े और सरकार उसको बियर करे। ऐसा एक मेरा मानना है। तो ये वैक्सीनेशन का जो फंड की बात की आपने, वो एक अलग है, उससे कोई इकोनॉमी जनरेट नहीं होगी, वो एक सोशल कॉज है। सरकार ने जिम्मेदारी है, सरकारों को जिम्मेदारी निभाना भी चाहिए, निभाना भी पड़ेगी सरकारों को, क्योंकि 2,000 का इंजेक्शन हर व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ना, इसलिए। लेकिन जो 2.25 लाख करोड़ का जो ओवरऑल एलोकेशन है उसमें फार्मा सेक्टर को, मेडिकल सेक्टर को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा आने वाले दिनों में। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हेल्थ सेक्टर में भारत एक नई ताकत के रूप में उभरेगा। क्योंकि देखिए, फार्मा में आज भी इंडिया बहुत टॉप पे है, सर ध्यान रखिएगा आप। फार्मा के अंदर आज भी जितने भी दुनिया के बड़े टीके हमने भारत ने ही बनाए हैं वो, इसलिए इंडिया को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए वैक्सीनेशन के मामले में, फार्मा के सेक्टर के अंदर। तो मेरा मानना है कि ये बहुत सही दिशाओं में हेल्थ सेक्टर को एलोकेशन किया गया है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ 2 ऐसे बड़े सेक्टर हैं जो रोजगार को जनरेट करेंगे और हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ाएंगे। फिर ऐसा तो है नहीं कि बजट आज आ गया तो आगे रिफॉर्म नहीं होंगे, सरकार के हाथ में है। बजट तो एक साल भर का लेखा जोखा आपके सामने पेश किया जा रहा है। सरकार को लगता है कि नहीं अब ये किया जाना चाहिए तो किया जाना चाहिए, सरकार को लगता है अब इसको नहीं किया जाना तो हटाया जाना चाहिए, प्रोसेस है वो। तो स्वच्छ भारत मिशन में भी 1,41,000 करोड़ की बात कही गई है, और स्क्रैप जो गाड़ियां होंगी उससे भी लगभग एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा। और रेवेन्यू के अलावा वहाँ पर मूल जो बातें हैं वो ये एनवायरनमेंट को लेकर भी कहा गया है। देखिए, ये जो आप 20 साल पुरानी बात कर रहे हो कि 20 साल पुरानी गाड़ियों को मतलब स्क्रैप कर दिया जाएगा, शायद 20 साल का उसका कर दिया है। तो 20 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है किसी भी गाड़ी के लिए। उस समय तक वो गाड़ी जो है उसके मतलब इंजन से या बॉडी से ख़त्म हो जाती है, फिर वो धुआं जनरेट करती है तो पॉल्यूशन करती है। इसलिए सरकार की मंशा ये है कि 20 साल पुरानी गाड़ियों को मार्केट से बाहर की जाए, उनकी फिजिबिलिटी उनका वो रद्द किया जाए। क्या बोलते हैं उसको, जब ये ट्रांसपोर्ट वाले जो करवाते हैं ना उसको, फिटनेस रद्द किया जाए।
और जहाँ तक मेरा मानना है कि 20 साल में जब गाड़ियाँ रद्द होगी तो फिर नई डिमांड क्रिएट होगी। किसके लिए? मार्केट के लिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जब नई जनरेट होती है तो देखिए नई गाड़ियाँ बिकेगी तो मैन्युफैक्चरिंग से लेके एंड कंज्यूमर तक भी कहीं ना कहीं मार्केट जो है इफेक्टेड होगा। मार्केट में डिमांड जनरेट होगी, कोई 2 व्हीलर लेगा, कोई 4 व्हीलर लेगा, कोई उससे बड़ी गाड़ी लेगा। तो कहीं ना कहीं जैसे सपोज कीजिए आज हम 2020 की बात कर रहे थे, आपके पास 2001 की गाड़ी है तो अगले साल आपके काम की नहीं रहेगी वो। अगले साल काम की नहीं रहेगी तो आप सोचोगे अब 2 गाड़ी घर में दूसरी ले लें। तो ऐसे इकोनॉमी को जनरेट करने का भी फार्मूला है। खासतौर से पॉल्यूशन पर बड़ा कंट्रोल रहेगा इसके ऊपर। आप और मैं देखते हैं बड़े शहरों में जाते हैं तो वो पुराने ट्रैक्टर, पुराने ट्रॉले या ऑटो जो है जहरीला धुआं फेंकते हैं। उससे आप और मैं मतलब स्वास्थ्य तो हमारे लिए है ही, लेकिन पॉल्यूशन में आप हरे भरे पेड़ जल जाते हैं उन धुएं से। ये एक बड़ा कारण है। राजा भाई, बजट को ओवरऑल देखें अगर हम, आज मार्केट इंडेक्स भी काफ़ी अच्छा रहा और अच्छी एक हाइट पर गया मार्केट, और आखिरी क्या क्लोज हुआ ये आप बेहतर बता सकते हैं। और बजट को जो है मार्केट ने किस रूप में लिया है? देखिए मार्केट को मैं है ना, देखिए मेरा थोड़ा इस मामले में डिफरेंट सोच है सर। मैं मार्केट को बजट का इंडिकेटर नहीं मानता हूँ, क्योंकि मार्केट जो देश की 130 करोड़ की आबादी में चंद करोड़, मतलब करोड़ से भी मैं नीचे जाऊँ तो कोई बात नहीं, चंद करोड़ लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक व्यक्ति मार्केट में बड़ा प्लेयर के रूप में होता है। सपोज कीजिए किसी व्यक्ति ने 50,000 शेयर खरीद लिया आज, तो 50,000 शेयर खरीद लिए तो उसकी डिमांड जनरेट तो उसकी वैल्यू ऊपर चली जाती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि देश में कोई बहुत बड़ा रिफॉर्म हो गया उसी दिन, नहीं। मेरा स्पष्ट मानना है मार्केट एक अलग सेगमेंट है। वो मार्केट के लोगों के लिए इंडिकेटर हो सकता है, आम जनता के लिए, आम मनुष्य के लिए, चाहे वो बिलो पॉवर्टी लाइन हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे अपर मिडिल क्लास हो, उन लोगों की लाइफ को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि चंद मुट्ठी भर लोग बाजार चलाते हैं, चंद मुट्ठी भर लोग बाजार में खेलते हैं, और उन लोगों का दुनिया भर का पैसा जो है वो उन लोगों के हाथ में होता है। वो कोई सा भी ग्रुप हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। 2000 पॉइंट तक चले गया था बाजारों पर। इसके पीछे कारण समझिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का जैसे अनाउंसमेंट हुआ तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को ऐसा लगा कि हमको बड़ा काम मिलेगा, चाहे वो रेलवे का मिले, चाहे ब्रिजेस मिले, चाहे सड़कें बनाने का मिले। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी ऊपर चली गई थी, मेरे हिसाब से 4 या 5 पॉइंट चली गई थी आज ऊपर। तो बैंकिंग सेक्टर को लेकर कहा गया कि कुछ बैंकिंग सेक्टर का रिफॉर्म की सरकार कर रही है। तो अल्टीमेटली वो इकोनॉमी के इंडिकेटर पैरामीटर हो सकते हैं, लेकिन वो इकोनॉमी में इंडिकेटर पैरामीटर 130 करोड़ लोगों को प्रभावित नहीं करते सर। वो प्रभावित उन चुनिंदा लोगों को करते हैं जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिन भर खेलते हैं। सही बात है, और हकीकत भी यही है। आम आदमी को बहुत ज़्यादा फर्क इस शेयर बाजार के इंडेक्स से नहीं पड़ने वाला, और बजट और शेयर बाजार का कनेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है। सरकार जैसे जैसे घोषणाएं करती गई कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने ये पैसा डाला, तो निश्चित तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां और जो कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो लोहा उद्योग हो, चाहे सीमेंट उद्योग हो, उन लोगों को एक ज़रूर ऐसी उम्मीद की किरण बनती है कि हमारी तरफ सरकार का ध्यान है और इस वजह से हमको कुछ न कुछ अच्छा बिजनेस मिल सकता है। बहरहाल राजा भाई, अगर हम इस पूरे बजट को अगर हम देखने की कोशिश करें तो सरकार के इस बजट को लोक लुभावन तो नहीं कह सकते? ना, लोक लुभावन बजट नहीं है, थोड़ा टफ बजट है। लोक लुभावन इसलिए भी नहीं है कि अभी कोई लोकसभा के चुनाव भी नहीं है, और जिन राज्यों में चुनाव है, पश्चिम बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरल, उन राज्यों के लिए अनाउंसमेंट कर दिया गया है। वहाँ की सड़कों के लिए, वहाँ के ब्रिजेस के लिए, वहाँ के हाईवेज़ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कई लाख करोड़ का प्रोविज़न रखा गया है। 25,000 करोड़ मेरे हिसाब से बंगाल के लिए है, 20 से 1,000 करोड़ शायद आसाम के लिए है, फिगर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। लेकिन वो उस क्षेत्र में जहाँ चुनाव है उसका अनाउंसमेंट भी कर दिया गया है। और बंगाल और आसाम के लिए जो वहाँ के आपके चाय पत्ती में काम करने वाले, बगानों में काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी 1,000 करोड़ का शायद कोई प्रोविजन सरकार ने आज रखा है। तो वो जो चुनाव वाला स्टैटिस्टिक्स है वो तो उन्होंने अपनी जगह एप्लीकेबल किया ही है, लेकिन लोक लुभावन इसलिए नहीं है कि कोई नेशनल लेवल पे चुनाव नहीं है और टफ पीरियड से गुजर रहे हैं, तो थोड़ा टफ डिसीजन तो लेने पड़ेंगे। राजा भाई, काफ़ी विस्तार से आपने बजट के बारे में बताया, और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर हेल्थ सेक्टर को जो सरकार ने प्रायोरिटी दी है, और 35,000 करोड़ वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने अलग से कहा है, और हेल्थ सेक्टर को जो प्रायोरिटीज़ दी गई है, सरकार का जो डीजल पेट्रोल की मूल्य वृद्धि लगातार हो रही है ये, और उसको लेकर भी कुछ जानकारी है आपके पास? नहीं, उन्होंने सेस लगाया है 4 रुपये डीजल पे और 2.5 रुपये पेट्रोल पे,
लेकिन इसमें मेरा स्पष्ट मानना है कि सेस तो चलिए ठीक है, कब इसका जनता पे असर होगा अलग विषय है, लेकिन उसके पहले भी तो हम 100 रुपये लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं, उसकी तो कोई बात करने को तैयार नहीं है। न कांग्रेस कर रही है न भाजपा कर रही है। भाई साहब 100 रुपये लीटर पेट्रोल तब खरीद रहे हैं जब $40 बैरल का भाव है, और 125 रुपये था तब भी हम 75 रुपये में खरीदा करते थे। तो ये कौन सा इकोनॉमिक्स आप लोगों का? प्राइवेट हाथों में ये तेल का खेल चल रहा है, इसलिए सरकारों की कंट्रोलिंग से बाहर हो गई है। सरकार सेस लगा सकती है, लेकिन प्राइवेट कंट्रोल नहीं है सरकार का तेल के खेल पे। अब देखिए स्टेट गवर्नमेंट्स की आप बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट का अपना टैक्सेशन है। मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश का 35-36 रुपये के आसपास का टैक्स होगा। तो जब स्टेट गवर्नमेंट का इतना 50% के आसपास का टैक्सेशन होता है, तो फिर ये राज्य सरकारों को भी कम करना पड़ेगा, केंद्र सरकार को भी पॉलिसी में लगे कम करना पड़ेगा, तब जाके पेट्रोल। अब आप 2.5 रुपये का सेस की बात कर रहे हो, पेट्रोल पे 4 रुपये डीजल की बात कर रहे हो। आज दिनांक तक जो 95-100 रुपये पहुंच गया, उसकी जिम्मेदारी किसकी है तो बताइए? उसके लिए तो कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो जब उस 95 रुपये खरीद रहे हैं तब भी कोई नहीं बोल रहा, तो फिर 2.5 रुपये की क्यों परवाह कर रहे हो आप? सही बात है। डीजल और पेट्रोल की जो लगातार मूल्य वृद्धि हो रही है और जो सेस लागू होगा तो निश्चित तौर पर आम जरूरत की चीजें फिर महंगी बिल्कुल, ये पॉइंट है। इन्फ्लेशन सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने से डीजल पर 4 रुपये सेस लगेगा, तो निश्चित तौर पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने से आम आदमी के दैनिक उपयोग की वस्तुएं महंगी हो जाएगी। पक्का। तो मुझे लगता है राजा भाई, हमने बजट के सारे बिंदुओं पर बात की है। कुछ चीज़ें जो ऐसा लगता है कि आपको और आम जनता के लिहाज से तो बता दीजिए। नहीं, गोल्ड पे उन्होंने कस्टम ड्यूटी को थोड़ा कम किया है। गोल्ड चूँकि बहुत लंबा ऊपर चले गया, आप देख रहे हैं गोल्ड ने काफ़ी बहुत ही फेस्टिवल के पीरियड में मेरे हिसाब से 50,000 के आसपास गोल्ड चले गया था। मुझे लग रहा है ये जो कस्टम ड्यूटी गोल्ड में थोड़ा रिलैक्सेशन मिला है, उससे एक कंज्यूमर के एंड पे थोड़ा राहत मिलेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब एक जैसे सेबी को एक राइट दिया गया है कि गोल्ड मार्केट को मॉनिटर करने के लिए, उसको स्पॉट मार्केट एक बनाएंगे उसका, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर 4-6 महीने में उभर के सामने आएगा। उस पर गोल्ड की रेट्स को लेकर, गोल्ड की ट्रांसपेरेंसी को लेकर सरकार काम कर रही है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। 1000 शायद मेरे हिसाब से वो है सैनिक स्कूल हैं। मंडियों को लेकर एक बड़ा नेटवर्क इनेम जिसको कहते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर मंडी जिसको बोलते हैं, इनेम को लेकर इन्होंने बड़ा प्लान किया है। 1000 मंडियाँ और जोड़ी जाएगी, 700 ऑलरेडी इनेम में जुड़ी हुई है। किसानों को लेकर ऑलरेडी ये छोटे छोटे किस्तों में पैसा डालते ही रहते हैं। अभी खासतौर से वीट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उस पार्ट को लेकर इन्होंने मंडियों के माध्यम से एड्रेस करने की कोशिश की है। लेकिन बहुत ज़्यादा बात करूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ सेक्टर पर ही फोकस कर रहा है। बिल्कुल सही कहना। बहरहाल राजा भाई, एक चलते चलते एक प्रश्न मेरे जहन में आया कि सरकार जिस तरह से डीजल और पेट्रोल की मूल्य वृद्धि की खुली छूट दे रखी है, सरकार ने बढ़ाते जा रहे हैं, क्या कहीं ये इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने की दिशा में कोई कदम तो नहीं है? नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की दिशा में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पहले भी एक बार अनाउंस कर चुके हैं कि हमारे देश में इलेक्ट्रिक, आपको याद हो संसद के बहुत डेमो भी हुए थे इन गाड़ियों के, लेकिन वो सक्सेस रेट क्या रहती है, कब एग्जीक्यूट होती है, कब प्लान होती है, किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करने में 2-5 साल लग ही जाते हैं। तो डीजल पेट्रोल अलग खेल है और इलेक्ट्रिक व्हीकल इन्वायरमेंट के लिए अलग एक प्रोविज़न हो सकता है, कंसेप्ट हो सकता है। लेकिन उसका कोई इस बात से कोई विषय नहीं है कि डीजल पेट्रोल 100 रुपये लीटर है तो ये गाड़ी मोटर व्हीकल ऐसा लाया जाए ना, वो अलग सब्जेक्ट और इन्वायरमेंट से जुड़ा विषय है। बिल्कुल ठीक कहा राजा भाई ने। सारी बातें विस्तार के साथ इस बजट 2021 में वरिष्ठ पत्रकार, आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ राजा शर्मा जी ने आपके समक्ष रखी। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और राजा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। थैंक यू।